नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बीजेपी से हार्दिक की अब एंट्री हो चुकी है। बीजेपी में हार्दिक पटेल ने अपना मिलन कर लिया है, तो इसको लेकर के चलिए शुरुआत करते हैं। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही अगर हम बात करें तो कोई स्थायी इसमें रिश्ते भी होते हैं। ऐसे में अगर अब बात की जाए तो इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो हार्दिक पटेल ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और अब बात की जाए तो इसके साथ ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी को कोसकर करने वाले हार्दिक पटेल ने आज बीजेपी का दामन थामा है। एक समय बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करने वाले हार्दिक को आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तभी तो अपने समर्थकों के साथ आज गांधीनगर में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी आनंदीबेन पटेल को गुजरात की सत्ता सौंपकर दिल्ली रवाना हुए। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक 22 साल की लड़की ने पूरी तस्वीर ही बदल डाली। उस लड़के के पीछे मानो जैसे पूरा गुजरात का पाटीदार समाज उमड़ पड़ा हो और देखते ही देखते वो लड़का गुजरात से लेकर राष्ट्रीय फलक पर छा गया। उनकी सफलता देखने में किसी फिल्मी कहानी सी लग रही थी। पाटीदार आंदोलन, जेल और फिर बेल, कांग्रेस का दामन, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद इस्तीफा और अब जिसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था उसी पार्टी का दामन थाम लिया। गांधीनगर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ जिस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो गुंडा कहकर संबोधित करते नहीं थकते थे, जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। राजनीति में कहावत है कि कोई ना तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन होता है, और यही गुजरात में देखने को मिला। जिस व्यक्ति पर बीजेपी सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था, अब पार्टी उसका तहदिल से इस्तेमाल कर रही है। अपने भाषणों में उन्होंने अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनरल डायर का आरोप लगाकर घेरने वाले प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों के कटु आलोचक रहे और नोटबंदी, जीएसटी की खूब आलोचना करने वाले हार्दिक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर चलने का अपना मन बना चुके हैं। तो वहीं हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने पर पुरानी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हार्दिक का जाना भले ही कांग्रेस को रास नहीं आ रहा हो, लेकिन गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीप ठाकुर ने दावा किया है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। छोड़ने वाले का आरोप नहीं है, ये भाजपा लिख के देती है कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ, वो तो सिर्फ मुंह उसका होता है, जबान भाजपा की है। देखिए, यही बात होती है कि अगर भाजपा ये तय नहीं करती होती तो सबके लफ्ज, सबके शब्द, सबका प्लॉट एक ही नहीं होता है। ये सारी चीज वहीं तय होती है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल डेमोक्रेसी की हमें नाज है।
इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में पतली रेखा होती है। भाजपा में इंटरनल 2014 चुनाव में जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता आनंदीबेन पटेल को सौंपकर जब दिल्ली आए थे, तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि महज 1 साल के बाद 22 साल का एक लड़का देखते ही देखते राष्ट्रीय फलक पर छा जाएगा, और वो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ एक तरह से बगावत का रुख अख्तियार कर लेगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि 22 साल का युवक हार्दिक पटेल था, जिसके एक आवाज पर पूरा पाटीदार समाज आंदोलन को आमादा हो गया था। कैसे एक लड़के ने गुजरात के पूरे परिदृश्य को बदल दिया, कैसे एक लड़के ने 2017 के चुनाव में कांग्रेस की राह आसान कर दी, देखिए इस रिपोर्ट में। सार्वजनिक जीवन से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने वाले हार्दिक ने साल 2014 में सार्वजनिक जीवन का आगाज किया था, जब वे पाटीदार संगठन सरदार पटेल ग्रुप से जुड़े। तब उन्होंने पाटीदार समाज का झंडा उठाया और समाज के आरक्षण की मांग को लेकर झंडा बुलंद किया था। सरदार पटेल ग्रुप ने साल 2015 में पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर पहली रैली विसतनगर में निकाली थी। इस रैली में शामिल हार्दिक पटेल और उनके सहयोगियों पर बीजेपी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। इस मामले में कोर्ट ने हार्दिक को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हार्दिक सुप्रीम कोर्ट गए, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी थी। हार्दिक पटेल के आक्रामक रवैये को पाटीदार समाज ने हाथों हाथ लिया। उन्हें पाटीदार समाज से बेपनाह समर्थन मिला, जिसके बाद हार्दिक ने गुजरात में रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। उनके लिए 2015 की रैली तो बस आगाज थी। बीजेपी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई तो हार्दिक के नाम की चर्चा भी शुरू हुई। सूरत की रैली से हार्दिक चर्चा में आए। दरअसल सूरत की रैली में पाटीदार समाज के 3 लाख लोग एक साथ जमा हुए थे। संख्या के लिहाज से ये एक बेहद बड़ी संख्या थी। इस आंदोलन ने हार्दिक पटेल को पाटीदार समाज के सबसे चर्चित नेता के रूप में स्थापित कर दिया, और यहीं से सही मायनों में हार्दिक के सार्वजनिक जीवन से राजनेता बनने का सफर शुरू हुआ। वे पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर राजनीतिक पार्टियों में अपनी संभावनाएं टटोलने लगे। और फिर आया 25 अगस्त 2015 का वो दिन, जब अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में उनकी रैली को सुनने के लिए 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्रांति रैली में जुटे इस भीड़ को देखकर तो सरकार भी सख्ते में आ गई थी। तब हार्दिक पटेल ने ऐलान किया था कि आनंदी पटेल जब तक खुद कार्यक्रम स्थल पर आकर ज्ञापन नहीं लेंगे, वे वहां से नहीं हिलेंगे। आनंदीबेन उस समय गुजरात की मुख्यमंत्री थी। हार्दिक पटेल, जो अचानक पाटीदार आंदोलन का चमकता सितारा बनकर उभरे थे, उनके नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन की आग पूरे गुजरात में भड़क चुकी थी। इस आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए खुद अमित शाह पाटीदारों को मनाने के लिए पहुंचे। तब पाटीदार समाज के नौजवानों का विरोध उन्हें झेलना पड़ा था। अगस्त 2015 में उन्होंने सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में सूरत में आयोजित रैली में 5 लाख से ज्यादा पटेलों को एक ही जगह पर जुटा लिया। उसके बाद उसी साल 25 अगस्त उन्होंने अहमदाबाद में महारैली का आयोजन किया। हार्दिक के भाषणों को सुनने वालों की भीड़ बढ़ती चली गई। हार्दिक ने अगस्त 2015 तक गुजरात में ताबड़तोड़ 80 से ज्यादा रैलियां की, जिससे गुजरात सरकार की नींद उड़ने लगी थी। गुजरात सरकार ने उन्हें महारैली के लिए अनुमति नहीं दी और बाद में हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद हालांकि हार्दिक पटेल जमानत पर छूट गए। वहीं पटेल समुदाय को गुजरात में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा है। ऐसे में जब हार्दिक पटेल को सत्ता के खिलाफ माहौल बनाते देखा गया तो सरकार हाथ धोकर हार्दिक के पीछे लग गई। हार्दिक शुरुआत में तो कांग्रेस से कोई रिश्ता रखने से इनकार करते रहे, मगर फिर जब 2017 में विधानसभा चुनाव आया तो हार्दिक ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पाटीदार आंदोलन को मोहरा बनाकर सियासी माहौल का फायदा उठाते हुए बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हो पाई, लेकिन सरकार बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव के बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव आया, तब हार्दिक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी ने उन्हें अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया और तब हार्दिक ने अपनी सभाओं में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को लेकर जमकर कोसना शुरू किया।
रोज ट्वीट कर बीजेपी की नीतियों की बखियां उड़ाते रहे और इसका इनाम भी हालांकि हार्दिक को मिला, क्योंकि जुलाई 2020 को गुजरात में हार्दिक को सूबे कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। लेकिन कांग्रेस का चाल चरित्र हार्दिक को समझ नहीं आया। वे कांग्रेस की ऊपरी लीडरशिप से लगातार परेशान होते रहे। खुद हार्दिक का कहना था कि उन्हें कांग्रेस की लीडरशिप अपने हस्तक्षेप से परेशान कर रही थी और आखिरकार 18 मई 2022 की वो तारीख जब हार्दिक ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। ब्यूरो डेस्क, FM न्यूज। काफी समय से हार्दिक की नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन वो उसे सिरे से खारिज कर रहे थे। लेकिन 3 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद हार्दिक ने कांग्रेस से किनारा करने का फैसला किया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस को 2017 में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले पटेल के आंदोलन से लाभ हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार्दिक के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से पार्टी के प्रति समुदाय का समर्थन कमजोर हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां सूबे की 182 विधानसभा में मात्र 9 सीट से कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ गई थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि उसमें 2 दशकों से अधिक समय से राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराने की क्षमता है। महाराष्ट्र में देखिए कितने इनको थोड़ा सा हया होनी चाहिए कि आप 15 साल नंबर 1 पार्टी थे महाराष्ट्र में, आज नंबर 3 की पार्टी आप बने हुए हैं। आप कोई सोच नहीं सकते क्या हुआ। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, आज आपका नामो निशान नहीं है। हाँ, केरल में आप फिर से हार गए लेफ्ट के खिलाफ। तो ऐसे कई मिसालें हैं। यूपी में आप 2017 में इन 2 नौजवानों को साथ पसंद है, बेचारा जो साथ लिया वो भी बर्बाद, आप भी बर्बाद। तो ये सब इनका मेंटालिटी ये है कि कोई पार्टी ना रहे बीजेपी और कांग्रेस की सिवा इन दोनों की, ये इनकी मेंटालिटी है। हाँ, वो मुझसे पूछ के गया ना, पूछ के छोड़ा है कांग्रेस को। मैं गया था ना गुजरात, आप डाल देंगे मुझ पे इल्जाम, बी टीम ए टीम। अरे वही तो हम कह रहे हैं, इनके साथ जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। इनका वर्किंग प्रेसिडेंट छोड़ के गया, क्यों गया छोड़ के? हार्दिक पटेल साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी छोड़ने से पहले 28 वर्षीय पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दरअसल चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा भेजा। चिट्ठी में उन्होंने जो कुछ लिखा उसका तर्जुमा कुछ इस तरह था कि मैं हिम्मत कर कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा और हार्दिक पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी नई पारी को लेकर खासा उत्सुक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। एक छोटे से गांव से अपने सफर की शुरुआत करने वाले हार्दिक पटेल की राह राजनीतिक में अब तक कतई आसान नहीं रही। उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है, वे जेल भी जा चुके हैं, जिसके कारण वो अब तक चुनाव लड़ने से भी वंचित रहे हैं। गुजरात की 6 करोड़ 30 लाख की कुल आबादी में पाटीदारों का हिस्सा 14% है और कुल वोटरों की अगर बात करें तो उसमें पाटीदार की हिस्सेदारी तकरीबन 21% है। राज्य के कुल 182 विधायकों में से 42 विधायक पटेल हैं। सूबे में 54 सीटें ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय का प्रभुत्व माना जाता है। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 29 लेउआ पटेल और 23 कदुआ पटेल को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस के पास 26 लेउआ और 21 कदुआ उम्मीदवार थे। स्वराष्ट्र के कुल 54 सीटों में से कांग्रेस ने 2012 में 16 की तुलना में 2017 में 30 सीटें जीती थी और 2012 के 15% वोट शेयर की तुलना में 2107 में से 86% पाटीदारों ने कांग्रेस को वोट दिया था। इसका ही परिणाम था कि बीजेपी 99 सीटें ही जीत पाई थी।
दरअसल गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग कोई आज की बात नहीं है। पहली बार गुजरात में पाटीदारों का असर साल 1985 के चुनाव में देखने को मिला था, जब कांग्रेस की सोलंकी सरकार जबरदस्त बहुमत पाने के बाद भी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से उन्हें आरक्षण विरोधी आंदोलन का सामना भी करना पड़ा। मौजूदा समय में आरक्षण की मांग करने वाले पाटीदार उस समय भी आरक्षण विरोधी गुट के अगुए थे। यही पाटीदार समुदाय उस समय से ही बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक माना जाता है और आज आरक्षण की मांग के चलते बीजेपी को नुकसान पहुंचाने पर उतारू है। नवंबर 2015 में हुए गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में ये पाटीदार ही थे जो सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मुखर हुए और इसी चुनाव से कांग्रेस को नई जान मिली। तो ऐसे में आज के समय में बड़ा सवाल ये है कि अब जब पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल ने खुद अपना पाला बदल लिया है, तो ऐसे में कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में क्या कोई कमाल दिखा पाएगी या सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हार्दिक के जाने से किसको कितना नफा और नुकसान होगा। लेकिन गुजरात बीजेपी की बाँछें अभी से खिली हुई है, क्योंकि हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।